Hello everyone, thank you for your responses. Thank you for subscribing to my channel and please keep subscribing. आप मेरी वीडियो शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे आइडियाज़ देते रहिए, नए टॉपिक्स बताते रहिए जिसमें वीडियोस बना सकूं। तो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कॉग्निजेंस, जो दिया गया है सेक्शन 190 सीआरपीसी में। कॉग्निजेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कॉग्निजेंस का मतलब क्या है, ये वर्ड क्या कहता है। देखिए, डिक्शनरी मीनिंग कॉग्निजेंस का है टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग और टू अंडरस्टैंड समथिंग। मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें पता चलना, उस पर ध्यान लगाना कि ये कोई चीज़ है, या किसी चीज़ को समझना, उसे कॉग्निजेंस कहा जाता है। और अगर लॉ की भाषा में कहा जाए तो जब एक जज या मैजिस्ट्रेट जब किसी ऑफेंस को या किसी भी चीज़ को समझता है, उसके सामने से वो चीज़ जाती है, उस चीज़ का नोटिस लेता है, उस चीज़ का दिमाग में, उस जज के दिमाग में आती है, उसे कॉग्निजेंस कहा जाता है। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह की लैंग्वेज कह रहा हूँ। एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है वो हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे, तब समझ आए। तो मतलब कॉग्निजेंस का ये है कि आप ये मान के चलिए कि जज साहब अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे और कहेंगे कि हाँ, मेरे हिसाब से कोई ऑफेंस बनता है और मैं अपनी पावर्स के हिसाब से जो कुछ कर सकता हूँ लॉ के हिसाब से, अब मैं वो करूँगा। मतलब उन्होंने उस चीज़ का नोटिस ले लिया, उस चीज़ को समझ लिया। ये एक तरह से कॉग्निजेंस हुआ। अब कॉग्निजेंस 190 क्या कहता है, 190 सीआरपीसी कॉग्निजेंस के बारे में क्या कहता है। 190 बताता है किस तरह से किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। मतलब कि जब जज साहब के सामने जब वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, कोई ऑफेंस कमिट होता है तो कॉग्निजेंस कैसे कैसे लिया जा सकता है। इसमें 3 तरीके दिए गए हैं। 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। देखिए, क्लॉज ए बात करता है कि किसी कंप्लेंट पर जज साहब किसी ऑफेंस के कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मतलब कोई इंसान आया, उसने कहा मेरे साथ ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है जज साहब, आप प्लीज़ इसमें एक्शन लीजिए और मेरी सहायता कीजिए, या जो भी लॉ के हिसाब से जो प्रोसीजर है वो रेमेडी मुझे दीजिए। जज साहब उस पर अपना दिमाग लगाएंगे और जो भी वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे उसके हिसाब से कॉग्निजेंस लिया जाएगा और उसे कॉग्निजेंस लेना कहा जा सकता है। पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर भी कॉग्निजेंस लिया जाता है। मतलब आपने देखा होगा, पुलिस एक्शन लेती है, आप 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो ये सब चीज़ें जब होती हैं उसके बाद जब पुलिस अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में जाती है तो जज साहब उसको देखकर कॉग्निजेंस ले सकते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ, कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। तीसरी चीज़ होती है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जज साहब को मिली, कहीं किसी और सोर्स से या किसी भी तरह से, इन दोनों के अलावा किसी तीसरे तरीके से उन्हें पता चला कि कहीं कोई अपराध हुआ है, तो भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि मान के चलिए किसी मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई कंप्लेंट आई और उन्होंने उस कंप्लेंट में ऑर्डर कर दिया कि वो उसके बेसिस पर अब वो एक्शन लेंगे, और उन्होंने ऑर्डर ये किया कि अब पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करे। ये पावर्स 156(3) में दी गई हैं, 156(3) जिसे कहा जाता है, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि 190 के अकॉर्डिंग, जिसमें वो कॉग्निजेंस लेते हैं, उसके बेसिस पर वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेट करके पुलिस बताए कि इसमें क्या हुआ है। उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। पुलिस जो रिपोर्ट फाइल करती है 173 में फाइल करती है। 173 सीआरपीसी जो बात करता है, पुलिस रिपोर्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसकी एक रिपोर्ट बना के दे देगी, जिसे कहा जाता है चार्जशीट, अगर कोई केस बनता है। वरना फाइनल रिपोर्ट दे सकती है, कैंसिलेशन रिपोर्ट दे सकती है पुलिस कि जी कोई केस बनता ही नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं बनता। अब मान के चलिए कि पुलिस ने आकर रिपोर्ट दे दी फाइनल कि जज साहब ये ऑफेंस बनता है, ये लीजिए, और पूरी चार्जशीट या पूरी रिपोर्ट जज साहब के पास आ गई। अब जज साहब के पास 3 चीज़ें हैं करने के लिए, ये आप ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, जज साहब वो रिपोर्ट पढ़ के कहेंगे कि अरे नहीं, इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से, जो ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन आपने की, जो रिपोर्ट दी ठीक है, लेकिन ऑफेंस कोई नहीं बनता। वो वहीं पे प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। दूसरा है, अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि हाँ भाई ऑफेंस बनता है, वो फ़ौरन कॉग्निजेंस ले लेंगे। तीसरा, अगर इस तरह की जो भी उनके पास फैक्ट आई है, जो मैंने आपको बताया कंप्लेंट के थ्रू, अगर कंप्लेंट के थ्रू उनके पास आया है और ऐसी कोई रिपोर्ट आकर वो देते हैं, तो जज साहब उसके बेसिस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं
और विटनेस से कहेंगे कि भाई तुम अपनी स्टेटमेंट दे दो, जो कि 200 में होती है। 200 के अंदर क्या है, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान कोर्ट में आके बोलेगा जज साहब मेरे साथ ये हुआ है, आप हेल्प कीजिए, तो वो 200 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट देता है। अगली चीज़ ये आती है कि जब कॉग्निजेंस ली गई और किसी भी प्रोसीडिंग में कहा गया कि भाई कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कॉग्निजेंस हमेशा ऑफेंस के लिए जाता है, ना कि ऑफेंडर्स का। अगर मान के चलिए पुलिस आई, पुलिस ने आकर एक चार्जशीट सबमिट की और उस चार्जशीट में 7 एक्यूज़ के नाम हैं, और मतलब पुलिस के अकॉर्डिंग कि ये लोग मुलजिम हैं और 7 लोग इन लोगों ने ऑफेंस कमिट किया है। पुलिस ने वो रिपोर्ट सबमिट कर दी। जज साहब ने ये देखा कि जब पहले मतलब जब वो अरेस्ट हुए थे तो सिर्फ 2 लोग अरेस्ट हुए थे, और पुलिस ने आकर जो पुलिस कस्टडी की बात की, इन सब चीज़ों की जो रिक्वेस्ट की, उस वक्त एफआईआर में भी नाम सिर्फ 2 लोगों का था। अब जब चार्जशीट सबमिट हुई है इसमें 5 लोग और ऐड हो गए। तो सवाल ये उठता है कि जब जज साहब ने कॉग्निजेंस लिया था तो क्या फिर से कॉग्निजेंस लेना होगा कि अब तो 5 लोग और आ गए? नहीं, क्योंकि देखिए कॉग्निजेंस हमेशा ऑफेंस का लिया जाता है, ऑफेंडर्स का नहीं लिया जाता। तो शुरू में चाहे 2 लोग हों और उसके बाद 10 और लोग जुड़ जाएं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि ऑफेंडर्स का फिर से कॉग्निजेंस लिया जाए। कॉग्निजेंस सिर्फ ऑफेंस का लिया जाता है और वो एक बार ही लिया जाता है। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि कॉग्निजेंस और चार्ज, इन दो में एक बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है और वो जानना ज़रूरी है। आपने हमेशा सुना होगा आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज होती है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा आर्ग्यूमेंट ऑन कॉग्निजेंस हो रही हो। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए चार्ज का मतलब पहले हम जान लेते हैं। चार्ज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। ये सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, लेकिन एज़ पर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जनरली चार्ज का मतलब है कि इल्ज़ाम लगाना। मतलब जज साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई तुम्हारे पर ये इल्ज़ाम अब है और मेरे अकॉर्डिंग तुमने ये ऑफेंस किया है और इन सेक्शंस में मैं तुम पे चार्ज लगाता हूँ, मतलब तुम पर इन सेक्शंस पे केस चलेगा। हो सकता है ये सब झूठे हों, तुम हो सकता है अपने आप को साबित कर दो कि ऐसा तुमने कुछ नहीं किया था। वो होता है चार्ज करना। तो इस पर बहस की जाती है। इस पर बहस एक्यूज़ करता है कि आप मुझ पे ये इल्ज़ाम मत लगाइए, मेरे पास ये मेरी डिफेंस है, ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है वो एक्यूज़ कहेगा कि जज साहब आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है अभी तक उसके अकॉर्डिंग मेरे ऊपर चार्ज नहीं बनता, ये सब वीक है, ये सब झूठ है, वो ये सब कह सकता है। और हो सकता है जज साहब सेटिस्फाई हो जाए और उसको डिस्चार्ज कर दें कि जाओ भाई तुम फ्री हो। अगर कॉग्निजेंस की चीज़ आती है उसमें ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉग्निजेंस के अंदर सिर्फ एक फेस वैल्यू देखी जाती है कि जो डॉक्यूमेंट शुरू में आए तो क्या उसके अकॉर्डिंग केस शुरू किया जा सकता है, क्या कुछ सोसाइटी में ऐसा गलत किया है इस ऑफेंडर ने कि उस चीज़ के ऊपर शुरुआत की जा सके। इसलिए कॉग्निजेंस पे कभी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है आगे जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हो सकता है केस तभी ख़त्म हो जाए अगर वो झूठा हुआ, लेकिन अगर वो सच है तो कॉग्निजेंस लिए जाने पर वो आगे प्रोसीजर वाइज चलता जाएगा। इस सब की वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। अब अगली चीज़ आती है, ये एक केस था, इसमें कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल की पुलिस स्टेशन में जाकर कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ऑफेंस हुआ है, प्लीज़ इसमें एफआईआर कीजिए और इन्वेस्टिगेट कीजिए। पुलिस ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो कंप्लेनेंट फिर जज साहब के पास गया, जाहिर सी बात है, उसके पास जो पावर है सेक्शन 200 और 156(3) में जो जज साहब के पास पावर है, उसने अपने जाके वहाँ पर स्टेटमेंट दी। जज साहब सेटिस्फाई हो गए। जज साहब ने पुलिस से कहा भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन करो और बताओ क्या है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, एफआईआर कर दी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की और फाइनल रिपोर्ट एक सबमिट कर दी और उसमें लिख दिया कि कोई केस नहीं बनता, इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मजिस्ट्रेट ने नोटिस इशू कर दिया कंप्लेनेंट को कि भाई कोर्ट में आ जाओ, पुलिस ने तो ये कहा है कोई केस नहीं बनता, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वो कोर्ट में आया, उसने आकर कहा कि जी मैं तो मेरे साथ तो ये सब सच हुआ है, पुलिस ने गलत रिपोर्ट बनाई है, मैं इसका जवाब दूंगा। उसने जवाब लिख कर दिया पुलिस की रिपोर्ट का, जिसे कहा जाता है प्रोटेस्ट पिटिशन। प्रोटेस्ट पिटिशन का मतलब है प्रोटेस्ट करना, जो भी वो कह रहे हैं उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और कहना कि ये चीज़ गलत है। तो उस कंप्लेनेंट ने प्रोटेस्ट पिटिशन बनाई और जज साहब को दे दी कि जी इन सब का जवाब ये है, जो उन्होंने झूठ कहा है उसकी सच्चाई ये है।
और साथ ही साथ उस कंप्लेनेंट ने कहा कि जज साहब मैं अपनी स्टेटमेंट आपको भी देना चाहता हूँ, आप मेरा बयान लिख लीजिए। उसने 164 में अपनी स्टेटमेंट करवा दी। 164 में कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। उसने वो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी और कुछ और विटनेसेस की वो भी अपने साथ लिया है जो जज साहब के सामने उसने स्टेटमेंट्स करवाई, वो अलाउ हो गई। अब फाइनली जज साहब ने एफआईआर पढ़ी, 164 की स्टेटमेंट पढ़ी, प्रोटेस्ट पिटीशन पढ़ी, जो पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी उसको पढ़ा, और जो केस डायरी थी डीडी जिसे कहा जाता है, डेली डायरी, जिसमें पुलिस अपने रोज़ की इन्वेस्टिगेशन की रोज़ की एक रिकॉर्ड बनाते हैं, वो सब जज साहब ने पढ़ा और फाइनली देखा कि भाई इसमें तो केस बनता है, ये तो केस बन रहा है, इसमें तो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जज साहब ने फ़ौरन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में कॉग्निजेंस ले लिया। इस केस के अंदर हमें सीखने को ये मिल रहा है कि बावजूद इसके कि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी कि जी कोई केस नहीं बनता, जज साहब ने तब भी कॉग्निजेंस ले लिया। अब एक अगली चीज़ ये है कि अगर कोर्ट में केस आता है, शुरू की स्टेज में कॉग्निजेंस ना लिया गया हो, तो अगर पुलिस ने कोई फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो भी कोई इसके अंदर ये बार नहीं है, कंप्लेनेंट के ऊपर ये मना नहीं है कि वो दोबारा से कोर्ट ना आ सके। वो फ्रेश कंप्लेंट फाइल कर सकता है कंप्लेनेंट, और जज साहब से आके कहेगा मेरे साथ ही गलत हुआ था, आप इसमें प्रोसेस इशू कीजिए, इसमें डायरेक्शन दीजिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की। ऐसे हालात में कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट इसमें फ़र्क क्या है। जो मैंने आपको बताया था 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, सब क्लॉज ए कंप्लेंट, सब क्लॉज बी पुलिस रिपोर्ट, सब क्लॉज सी इन्फॉर्मेशन। तो क्लॉज ए कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? देखिए, कंप्लेंट में क्या होता है कि एक कंप्लेनेंट आता है, वो आके जज साहब से कहता है मेरे साथ ये परेशानी है, प्लीज़ इसमें एक्शन लीजिए। तो जज साहब उसमें एक्शन लेते हैं क्योंकि उनसे कोई प्रे कर रहा है कि आप ऐसा प्लीज़ कीजिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है कि जज साहब अपना इनिशिएटिव से, अपनी सेटिस्फैक्शन से खुद सेटिस्फाई होकर एक्शन लेते हैं और प्रोसीड करते हैं और फिर किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हैं। इन्फॉर्मेशन में ये फ़र्क होता है। अब सबसे अहम बात आती है, अगर मान के चलिए कोई कंप्लेंट फाइल की और वो डिसमिस हो गई। कंप्लेंट को जज साहब के साथ गए, जज साहब मेरे साथ ये हुआ है, जज साहब ने पढ़ा, कहा कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, डिसमिस हो गई। तो इसके अंदर रिवीजन या अपील फाइल की जा सकती है, मतलब बड़ी कोर्ट में वो जा सकता है और जज साहब से कहेगा जज साहब देखिए नीचे वाले कोर्ट ने ये मेरी बात नहीं मानी और ये मेरे साथ गलत हुआ था। फिर वो उसमें कंप्लेनेंट आएगा और आकर वो नीचे उन्हीं सेम जज साहब के सामने अपनी बात कहेगा और तब जज साहब के पास पूरी पावर है कि वो कॉग्निजेंस लें। और ये इस तरह से भी रिवाइव हो सकती है कि वो दोबारा से कंप्लेंट फाइल कर सकता है जज साहब के सामने बिना अपील या रिवीजन फाइल किए कि जी आप मेरी फ्रेश कंप्लेंट है, मैं आपके पास फिर से आया हूँ, मेरी बात को सुनिए और कॉग्निजेंस लीजिए। तब भी फिर भी डिस्क्रिशन है जज साहब के पास कि वो कॉग्निजेंस लें या ना लें। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जैसे कॉग्निजेंस का हमारा डिस्कशन चल रहा है कि कॉग्निजेंस एरिया वाइज डिपेंड नहीं करता है। एक मैजिस्ट्रेट अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी कॉग्निजेंस ले सकता है। एक बड़े इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा स्पेशल कोर्ट्स बनी होती हैं बहुत सी, दिल्ली में भी हैं और हर स्टेट में होती हैं। स्पेशल कोर्ट्स उस ऑफेंस के हिसाब से बना दी जाती हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ज़्यादा ऑफेंसेस होते हैं, जैसे CBI कोर्ट या महिला कोर्ट या SC/ST कोर्ट। तो एक केस था जिसमें SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग एक स्पेशल कोर्ट बना हुआ था। तो उसमें जब कोई केस आया तो दूसरे जज साहब के पास कॉग्निजेंस के लिए गए मजिस्ट्रेट के पास, तो वो SC/ST एक्ट का केस था, वो MM की कोर्ट थी, वो SC/ST एक्ट का स्पेशल कोर्ट नहीं था। तो अगर उनके पास कोई केस आता है तो वो मैजिस्ट्रेट साहब भी उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं, बावजूद इसके कि वो SC/ST एक्ट के केसेस स्पेशली नहीं देख रहे, क्योंकि कॉग्निजेंस लेना एक प्री ट्रायल स्टेज होती है, शुरुआत की स्टेज होती है जिसमें माइंड अप्लाई करके देखना होता है कि भाई कोई केस बनता है नहीं बनता है और क्या इसमें मशीनरी को आगे चलाया जाए, जो जुडिशियल मशीनरी क्या उसको आगे चलाया जाए। इसलिए स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अब फाइनली मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा।
अगर सपोज़ कीजिए एमएम के सामने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जहाँ पर हीनस ऑफेंसेस का ट्रायल नहीं चलता, 302 का मैटर, 302 मर्डर का मैटर वहाँ नहीं चलेगा, वो सेशंस में चलेगा, ये आप जानते होंगे। तो अगर इस तरह का कोई केस मान के चलिए जज साहब के सामने आता है, एमएम साहब के सामने आता है, जिसमें ग्रीवियस हर्ट की कंप्लेंट है और पुलिस रिपोर्ट ये आई कि जी चोट मारी है और चाकू से कट का निशान है, चोट लगी है सिर्फ, और वो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जज साहब ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया और उन्होंने प्रोसेस इशू कर दिया। अब मान के चलिए 15 दिन बाद हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। अब पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेगी, कहेगी जज साहब उसकी तो डेथ हो गई, ये लीजिए 302 का भी केस बन गया एक्यूज़ के अगेंस्ट। अब इसके अंदर इस सब्सिक्वेंट चार्जशीट के बेसिस पर सेम मजिस्ट्रेट, सेशंस कोर्ट नहीं, वही मजिस्ट्रेट जहाँ पर एक केस की पहले कॉग्निजेंस ली गई थी, जज साहब उसका कॉग्निजेंस ले लेंगे बावजूद इसके कि 302 में ये केस चल रहा है। अब एट दी एंड कंक्लूड करते हुए कॉग्निजेंस का एक्चुअल फिर जिस ये निकल के आता है कि कॉग्निजेंस लेना एक तरह का बैरियर है, पुलिस कंप्लेनेंट है जो भी जज साहब के सामने आ रहा है उनके बीच में एक बैरियर है जो इंडिपेंडेंट पावर देता है जज को कि वो ये देखे कि कोई ऑफेंस बनता है या भी नहीं। मतलब कहने के है कि अगर पुलिस है उन्होंने चार्जशीट सबमिट की तो जज साहब कह सकते हैं भाई कोई केस नहीं बनता, मैं कॉग्निजेंस नहीं लूँगा। और अगर पुलिस आई उसने चार्जशीट नहीं सबमिट की, फाइनल रिपोर्ट दी, कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी, जज साहब कुछ केस नहीं बनता, तो भी जज साहब अपनी कॉग्निजेंस की पावर, वो जो शील्ड लगी हुई है वो शील्ड का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे क्या केस बनता है, और वो तब भी कह सकते हैं कि हाँ केस बनता है। तो ये शील्ड है एक तरह की जो हेल्प करती है मैजिस्ट्रेट को अपना माइंड अप्लाई करने में, ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे कि जो भी फैक्ट्स जज साहब के सामने आ रहे हैं वो बाउंड नहीं है उस चीज़ से, वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से प्रोसेस इशू करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और भी मुझे सजेशंस दीजिए और वीडियोस के लिए, और मैं अगली वीडियोस भी सीआरपीसी में आगे के स्टेप्स रिलेटेड बनाऊंगा। तो थैंक यू।